जय भीम साथियों। दुनिया में दो बातों के लिए संघर्ष चल रहा है, इसे जानो, समझो, विचारो। एक पक्ष है जो चाहता है दुनिया में अंधकार कायम रहे, जो यह चाहता है कि दुनिया में अंधकार कायम रहे। वे आपको मीठी मीठी बातों में, कहानी किस्से भरी किताबों में उलझाए रखना चाहते हैं। वास्तव में जब भी किसी को जहर देना होता है तो मीठी ही चीज में, चीनी की गोलियों में ही दिया जाता है। पता ही नहीं चलता उस मिठास के लोभ में कि इसमें जहर भी है। दूसरा विचार आपको प्रकाश में ले जाना चाहता है, जिसमें कुछ कड़वी कड़वी बातें भी शामिल हैं। जब किसी के शरीर पर पैदा हुए फोड़े को ठीक करना होता है तो उस पर कैंची ब्लेड चलाना पड़ता है, जिसमें बहुत तकलीफ होती है। इसलिए विचार करो कि क्या पढ़ना है, क्या सुनना है। आपके महापुरुष मंदिरों में नहीं बल्कि किताबों में जिंदा हैं। उनकी विचारधारा को पढ़ें, सुनें और अपनी उन्नति का मार्ग ढूंढें। हजारों हजार सालों से आपको दरिद्रता में जीवन बिताने वाली पुस्तकों को आपको पढ़ना है, सुनना है, या हजारों हजारों सालों की दास्ता से मुक्त कराने वाली अपने महापुरुषों के विचारों से भरी पुस्तकों को आपको पढ़ना है। एक विचार आपको अंधकार में ढकेलता है, दूसरा विचार आपको प्रकाश में ले जाना चाहता है। जहां अंधकार है वहां शत्रुता है, गरीबी है, शोषण है, दरिद्रता है। जहां प्रकाश है वहां मित्रता है, अमीरी है, करुणा है और समृद्धि है। अब आपको इस पर विचार करना है कि आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके सगे संबंधियों के लिए, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए अंधकार ठीक है या प्रकाश। अब प्रश्न उठता है कि आप अंधकार या प्रकाश में ले जाने वाली पुस्तकों का चयन कैसे करोगे। इसके कई कीवर्ड्स हैं। आज मैं एक कीवर्ड का ही उपयोग करूंगा। एक ही कीवर्ड के पैमाने पर उन पुस्तकों पर अंतर व्यक्त करूंगा। जो पुस्तकें समता, समानता, भाईचारा सिखाती हों, प्रेम सिखाती हों, प्यार सिखाती हों, तो वह पुस्तक आपके लिए प्रकाश में ले जाने वाली है। और जो पुस्तक आपको असमता, असमानता, कटुता, बैरभाव सिखाती है तो वह आपको अंधकार में ले जाने वाली होगी। सार यह है कि अपने महापुरुषों की ही पुस्तकें पढ़ें। धन्यवाद। भीम दहाड़ चैनल की ओर से जारी। महोदय, मेरे विधेयक पर विचार करने के लिए यह आवश्यक है कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि मैं महार वतनदारों को दो भागों में विभाजित करना चाहता हूं। पहले वर्ग में वे वतनदार आते हैं जो पूरी तरह से दुखी हैं और वतन प्रणाली से किसी प्रकार संबंध नहीं रखना चाहते हैं। यह वर्ग तत्काल सेवा कार्य के बंधन से मुक्ति चाहता है। उनकी केवल एक ही शर्त है कि यदि वे वतन यानी सेवा कार्य के उत्तराधिकार
को छोड़ दें, तब भी जो भूमि उनके कब्जे में है उससे उन्हें वंचित नहीं किया जाए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मैंने वर्तमान वतन अधिनियम के खंड 4 के द्वारा धारा 15(1) में एक उपबंध जोड़ा है। इस उपबंध द्वारा मेरा सुझाव है कि वतनदार महारों का एक प्रतिनिधि संगठन अथवा अधिकांश महार कलेक्टर को लिखित रूप में निवेदन करें कि वे सेवा कार्य नहीं करना चाहते हैं और अपनी भूमि का पूरा लगान देना चाहते हैं, तो कलेक्टर को उन्हें सेवा कार्य की बाध्यता से मुक्ति देनी चाहिए। इस उपबंध का यही अर्थ है। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा कि इस उपबंध का सिद्धांत नया नहीं है। यह सिद्धांत बड़ा पुराना है, जिससे सरकार परिचित है और जिसे सरकार ने स्वीकार किया है तथा अनेक अवसरों पर उसका पालन किया है। महोदय, इस सदन अथवा कम से कम सदन के अधिकांश माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि इस देश में ब्रिटिश शासन की स्थापना से पूर्व गांवों में 12 प्रकार के सेवादार होते थे, जिन्हें बलूतेदार कहा जाता था। जब ब्रिटिश सरकार ने इस देश के प्रशासन की बागडोर संभाली, उन्होंने इन 12 अधिकारियों को 3 समूहों में वर्गीकृत कर दिया। एक तो वे अधिकारी थे जिनकी सेवाओं की सरकार को आवश्यकता थी, दूसरे वे थे जिनकी सेवाओं की केवल किसानों के लिए आवश्यकता थी और तीसरे वे थे जिनकी दोनों को आवश्यकता थी। जिन ग्राम सेवकों की केवल किसानों को आवश्यकता थी, सरकार ने चर्चित गॉर्डन समझौते के तहत उनके वतन को रूपांतरित कर दिया, अर्थात उनके द्वारा पूरा निर्धारित राजस्व देने की सहमति पर उन्हें अपनी भूमि पर पूरा कब्जा रखने की अनुमति दी गई। महोदय, मेरे विधेयक का उपबंध गॉर्डन समझौते के सिद्धांत को मूर्त रूप देने के अलावा और कुछ नहीं है। अपने इस कथन के समर्थन में कि विधेयक का सिद्धांत नया नहीं है, मैं दूसरा जो उदाहरण देना चाहता हूँ वह यह है कि मुझे ज्ञात हुआ है कि 1923 में सरकार ने श्वेत सनदी वतनदारों के संबंध में एक प्रस्ताव जारी किया था। 13 अक्टूबर के उक्त प्रस्ताव संख्या 9319 में सरकार ने यह तय किया कि सेवाकार नहीं करने वाले श्वेत सनदी वतनदारों को सेवाकार के बोझ से मुक्त कर दिया जाए, बशर्ते कि वे पूरे भूराजस्व का भुगतान करने के लिए राजी हों। महोदय, अब मैं सदन को एक हाल के उदाहरण की याद दिलाना चाहूँगा। मेरा तात्पर्य यहाँ जोशी विधेयक से है। जब जोशी विधेयक इस सदन में विचार विमर्श के लिए प्रस्तुत किया गया, तभी यह स्पष्ट किया गया था कि जो जोशी सेवाकार नहीं करना चाहते हैं, उन्हें अपनी भूमि रखने की अनुमति दी जाए। मैं समझता हूँ कि सरकार ने उस समय अपनी स्वेच्छा से ही विधेयक में एक
उपबंध जोड़ दिया। जो गांव के जोशी समुदाय को भूमि पर कब्जा रखने की अनुमति देता है, बशर्ते कि वे पूरे भू राजस्व का भुगतान करने को राजी हों। मेरे विधेयक का उपबंध जोशी विधेयक में पेश किए गए उपबंध से भिन्न नहीं है। महोदय, अब मैं इस विषय पर कानूनी दृष्टि से भी तर्क देना चाहूँगा। मान लीजिए उस उपबंध के न होने की स्थिति में एक महार वतनदार सेवाकार करने की बाध्यता से मुक्त होना चाहता है, और मान लीजिए सरकार अपने अधिकार का प्रयोग करके वतन को पुनः आरंभ करना चाहती है। अब सरकार क्या पुनर्ग्रहण करेगी? महोदय, मेरा निवेदन है कि सरकार केवल भू राजस्व पुनर्ग्रहण करने की हकदार है तथा इससे अधिक और कुछ नहीं। अपने अनेक फैसलों के क्रम में बंबई उच्च न्यायालय की इनाम के संबंध में हमेशा यह मान्यता रही है कि अनुदान भू राजस्व का होता है, भूमि का नहीं। यह बंबई उच्च न्यायालय का विचार है। महोदय, इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि साधारण तौर पर इस उपबंध को लागू किए बिना जो महार सेवाकार नहीं करना चाहते हैं, सरकार उनके संबंध में अधिक से अधिक यह कर सकती है कि उन्हें अपनी भूमि पर पूरे भू राजस्व का निर्धारण करवाने को कह सकती है, क्योंकि इनाम केवल भू राजस्व से छुटकारे के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अनुदान में भूमि शामिल नहीं है। मैं जानता हूँ सरदार जी, इन मजूमदार या महारों के संबंध में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हाँ, महारों के संबंध में भी। महोदय, मैं जानता हूँ कि प्रीवी काउंसिल के 2 फैसलों में न्यायाधीशों ने बताया था कि इस प्रकार की मान्यता को लागू करने का कोई औचित्य नहीं है, परंतु महोदय, इन फैसलों के दिए जाने के बाद बंबई उच्च न्यायालय का भी एक फैसला है। मैं बॉम्बे लॉ रिपोर्टर 22 के पृष्ठ 275 का हवाला देता हूँ, जिसमें उच्च न्यायालय ने प्रीवी काउंसिल के फैसले के बाद निर्णय लिया कि मान्यता लागू करना सही है, और जो कारण दिया गया है वह भी काफी महत्वपूर्ण है। कारण यह है 1852 के अधिनियम के पारित हो जाने के बाद 1854 में सरकार ने राजस्व से मुक्त भू संपत्ति के हकदार के विषय में जांच पड़ताल करते हुए पुनर्ग्रहण शब्द के अर्थ को परिभाषित करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। मैं 1854 के प्रस्ताव संख्या 2449 का हवाला देता हूँ। प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पुनर्ग्रहण का अर्थ भूमि को वापस लेना नहीं है, अपितु निर्धारित राजस्व को पूरा वसूल करना है। बंबई उच्च न्यायालय का मत है कि इस फैसले का समाधान करते हुए सरकारी अनुदान के संबंध में उनके निर्णय के अनुसार पुनर्ग्रहण का अर्थ भू राजस्व से है, भूमि से नहीं है, और यह अनुचित भी नहीं होगा। महोदय, इसलिए मैं कानूनी आधार पर भी कह सकता हूँ कि महार वतनदारों से सरकार केवल भू राजस्व पुनर्ग्रहण कर सकती है, भूमि नहीं।
सरकार शायद इस उपबंध पर वित्तीय आधार पर आपत्ति कर सकती है। इस विधेयक से पूर्व की बहस के दौरान सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि वतनों का रूपांतरण होता है, अर्थात यदि महारों को भू राजस्व अदा करने पर अपनी वतन भूमि को अपने कब्जे में रखने की इजाजत दी जाती है, तो सरकार को इस स्थिति में एक वैतनिक एजेंसी को नियुक्त करना होगा और इस वैतनिक एजेंसी के पारिश्रमिक का व्यवहार उनके खजाने पर एक अतिरिक्त बोझ होगा। महोदय, अब मेरा पहला निवेदन इस प्रकार है। मैं नहीं मानता हूं कि खजाने पर इन कारणों से कोई अतिरिक्त भार पड़ेगा। यदि महार वतन का रूपांतरण कर दिया जाए और महारों को सेवा कार्य से मुक्त कर दिया जाए तथा यदि सरकार एक वैतनिक एजेंसी नियुक्त करती है, तो भी सरकार के पास इस नई एजेंसी को भुगतान के लिए एक कोष होगा। सबसे पहले उनके पास महारों से वसूल किए गए भू राजस्व से उपलब्ध एक कोष होगा। इसके अतिरिक्त सरकार को बलूते की वसूली का अधिकार होगा, क्योंकि सरकार के आदेश के अनुसार गांव की जनता निगरानी और सुरक्षा के बदले में भुगतान के लिए उत्तरदायी है। महोदय, मेरा निवेदन है कि इस वैतनिक एजेंसी के रखरखाव के लिए इन दोनों को मिलाकर बनाया गया कोष पर्याप्त होगा। महार वतन के रूपांतरण के विचार से सरकार के भयभीत होने का एक कारण यह है कि सरकार यह मानती है कि पहले कितने ही लोग काम पर लगाने होंगे। मेरे पास सही आंकड़े नहीं हैं, लेकिन मेरा मानना है कि सरकार लगभग 64,000 महारों को बंबई प्रेसिडेंसी में काम पर लगा रही है। महोदय, मेरा निवेदन है कि नई व्यवस्था के तहत उन्हें इतनी अधिक संख्या में लोगों को काम पर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस समय उन्हें सरकार द्वारा इसलिए काम पर लगाया गया है क्योंकि उनका खर्च किसानों पर पड़ता है। कुछ गांवों में 16 महारों को काम पर लगाया गया है। उदाहरण के तौर पर कुछ अन्य गांवों में जैसे नागर जिले के एक गांव में 32 महार काम पर लगे हैं। महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि इस समय महार बहुत अधिक संख्या में काम पर लगाए गए हैं। इस संख्या में अवश्य काफी कटौती की जा सकती है और जैसा कि मैं आशा करता हूं कि यदि कटौती होती है तो वर्तमान संख्या का 1/3 पर्याप्त होगा और खजाने पर अतिरिक्त भार डाले बगैर लगान तथा बलूते से पर्याप्त पारिश्रमिक दिया जा सकेगा। मैं पूरी गंभीरता से पूछता हूं कि सरकार इस समस्त व्यय के भार को क्यों नहीं उठाती? सरकार सेवा कार्य के खर्च का भुगतान क्यों नहीं करती है? अन्य सरकारी कर्मचारियों के संबंध में सरकार ने साहसपूर्वक परिषद के समक्ष अतिरिक्त धन की मांग की है। महोदय, 1921 में सरकार ने ग्राम शिक्षकों का वेतन बढ़ाना मंजूर कर लिया। उसी वर्ष सरकार ने अधीनस्थ
सेवाओं के कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने के प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए। इसके अतिरिक्त सरकार ने तलाठियों के वेतन बढ़ाने के प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए। इसके अतिरिक्त सरकार में इन वर्गों के प्रति इतनी शक्ति, साहस और सहानुभूति है कि वह इनकी सेवाओं के परिश्रमिक के लिए वित्तीय प्रस्ताव को परिषद के समक्ष रख सकती है। तो उसमें महारों के संबंध में यही शक्ति, साहस और सहानुभूति क्यों नहीं है? महोदय, मैं नहीं समझ पाता कि सरकार उस व्यवस्था को क्यों कायम रखे हुए है या उसमें वह क्यों भागीदार है जो महामहिम की प्रजा के एक वर्ग को अन्य वर्गों का दास या गुलाम बनाकर रखती है। मेरा निवेदन है कि कानूनी, नैतिक अथवा वित्तीय आधार पर विधेयक की धारा 4 में मैंने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है वह उचित और न्याय संगत है। महोदय, अब मैं महार वेतनदारों के दूसरे वर्ग के विषय में चर्चा करना चाहता हूँ, जो वेतन प्रथा को जारी रखना चाहते हैं, जो सेवा कार्य करना चाहते हैं, बशर्ते कि उनकी शिकायतों को दूर कर दिया जाए। मैंने अपने विधेयक की धारा 6 में इन महारों के लिए एक उपबंध रखा है। इस धारा का यह उपबंध, जिसे महार जनसंख्या के उस वर्ग के हितों को दृष्टिगत रखते हुए अधिनियमित करना है जो गांवों में सेवा कार्य जारी रखना चाहते हैं। मुख्य रूप से बलूते व्यवस्था का पुनर्गठन है। मैंने सोच समझकर मुख्य रूप से बलूते व्यवस्था का पुनर्गठन शब्दों का प्रयोग किया है। यदि माननीय सदस्य अधिनियम में अधिनियमित की गई धाराओं का अध्ययन करेंगे तो उन्हें ज्ञात होगा कि सर्वप्रथम बलूते को उपकर राशि में परिवर्तन करने के लिए एक प्रावधान है। दूसरे, उपकर राशि के साथ भू राजस्व को वसूल करने का प्रावधान किया गया है। तीसरे, उपकर राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करने का प्रावधान है कि उसमें से एक भाग किसानों के प्रति की गई सेवाओं के लिए है और दूसरा सरकार के प्रति की गई सेवाओं के लिए। सरकार के प्रति की गई सेवाओं के लिए उपकर राशि का विभाजित भाग अनिवार्य होगा, जबकि किसानों के प्रति दी गई निजी सेवाओं के लिए उपकर राशि का विभाजित भाग वैकल्पिक होगा। वे किसान जो अपनी निजी सेवा के लिए महार को नियुक्त करना चाहते हैं, उन्हें केवल उपकर का वह अंश देना होगा जो कि निजी सेवा के लिए निश्चित किया गया है। दूसरी ओर, यदि महार लोग किसानों की सेवा नहीं करना चाहते हैं और केवल सरकार की सेवा करना चाहते हैं, तो उपकर राशि का वह भाग जो निजी सेवाओं के लिए निर्धारित है, वे उस पर अधिकार खो देंगे।